सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो हम ये कह रहे थे कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से भी डाइवर्सिफाई होके दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट हो और जो पर कैपिटा इनकम फार्मर्स की है वो इंक्रीज़ हो। सो लास्ट क्लास में हमने कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री, जिसका दूसरा नाम होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग। उसके बाद हमने डेयरी के बारे में बात करी कि इट्स बेसिकली ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स विच गिव मिल्क प्रोडक्ट्स एंड द रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमने बात करी थी फिशिंग की एंड फिर लास्ट हमने डिस्कस किया था हॉर्टिकल्चर। सो आज की क्लास में हम अपना फिफ्थ जो नॉन फार्म एक्टिविटी का पार्ट है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो डिस्कस करके अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के टॉपिक पे चलेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। So information technology plays a vital role in achieving the sustainable development and food security. Comment. So हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब कमेंट के क्वेश्चंस आएंगे आप पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप उस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे और लास्ट आप एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ देंगे। सो इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी में कैसे हेल्प आउट करती है। So information technology, that is IT, has revolutionized in many sectors in the Indian economy. So आप revolutionize की दूसरा नाम लिख सकते हैं grown. Okay, so it has grown in many sectors in the Indian economy. It is widely accepted that IT will play a crucial role in achieving the sustainable development and food security in the 21st century. अब ये कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। थ्रू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन and software tools, government has been able to predict the areas of food insecurity and vulnerability to prevent or reduce the likelihood of an emergency. कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर्स की वजह से, डेटाबेसेस की वजह से गवर्नमेंट अब बहुत ईजीली प्रोडिक्ट कर सकती है कि कौन से एरियाज़ में देयर इज़ फूड इनसिक्योरिटी, देयर इज़ इनएडिक्वेसी, या कौन से एरियाज़ में कोई भी डिज़ास्टर आने वाला है या कोई भी कैलमिटी आने वाली है, एंड उस हिसाब से गवर्नमेंट उस इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर लेती है। So IT also circulates information regarding emerging technologies and its applicable prices, weather, soil condition for growing different crops. So technology की वजह से आप information को बहुत easily circulate कर पाते हैं, आप different crops के बारे में research कर पाते हैं, आपको पता चलता है कि किस तरीके का weather आने वाला है, किस तरीके का season आने वाला है, and उसके according आप crop production को plan भी कर सकते हैं। So IT sector is also generating employment opportunities in the backward areas. For example, information kiosks, that is a personal computer with the internet, have been set up in rural areas to enable the kiosk owner earn a reasonable income by providing different services like email, video conferencing, etc. So आपने देखा होगा जैसे पहले होते थे साइबर कैफ़ेज़ का बहुत इनिशियली ट्रेंड हुआ था, जब इतना कंप्यूटर और इतना इंटरनेट का इमर्जिंग ट्रेंड नहीं था, तो तब हमने देखा था कि अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे साइबर कैफ़े सेटअप हो रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, उनके लिए एक रेवेन्यू भी जनरेट हो गया। सो इट इज़ बेसिकली अ सेक्टर दैट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू people. So IT aims to make every village a knowledge center where it provides sustainable option of employment and livelihood. So IT sector आपका sustainable employment, just give me a second. Yeah. सो IT सेक्टर जो आपका पहला क्या बताता है, वो गवर्नमेंट को एक पैटर्न प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। वो गवर्नमेंट को कोई भी इमरजेंसी जो आ रही हो इन टर्म्स ऑफ एनी डिज़ास्टर और कैलमिटी, उसके लिए प्रिपेयर करता है। सेकेंड IT सेक्टर क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है कि आपका वेदर कैसा होने वाला है, आपका अप्रोप्रिएट क्रॉप पैटर्न क्या होना चाहिए, आपका सूटेबल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट आपका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। थर्ड पॉइंट क्या करता है IT सेक्टर, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड द फोर्थ पॉइंट, इट इंक्रीजेज द लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन को नोट डाउन करिए।
तो इस वजह से हमने पढ़ा कि आईटी सेक्टर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है, कि इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर, ये ग्रो होगा एंड ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर कभी एग्जॉस्ट होगा. देयर इज़ न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग अप, देयर आर न्यू फंक्शंस कमिंग अप. तो इसीलिए ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी, कि कोई भी एमरजेंसीज को केटर करने में हेल्प आउट करता है. सो आप एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और अपने क्वेश्चन और इस ब्रीफ पैराग्राफ को नोट करिए. देन आप आईटी के नेक्स्ट जो पेज पे हमने पॉइंट्स पढ़े थे, सो यू फर्स्ट नोट डाउन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. Then you note down point 3 and point 4. Okay. सो यहाँ पे हमारे पांचों नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म होती हैं, जिनके बारे में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा. तो आपको एग्ज़ाम में वो कोई भी एक पर्टिकुलर नॉन फार्म एक्टिविटी दे सकते हैं एंड दे विल प्रॉबेबली टेल यू टू मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ दैट नॉन फार्म एक्टिविटी, और दे विल आस्क यू दैट हाउ दिस पर्टिकुलर नॉन फार्म एक्टिविटी इज़ हेल्पिंग द ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो. तो आपको जितना मैंने यहाँ पे लिखवाया है आप आंसर्स उन्हीं में से ही लिखेंगे. ओके. सो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैप्टर की. सो आपने जनरली भी देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है, फूड क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स मिलते हैं. लोग जनरली अब हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ मूव करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि वो फूड कंज्यूम करें जो कि केमिकल फ्री है, जो कि फर्टिलाइज़र फ्री है. तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा रेट पे इवॉल्व हो रहा है. दैट पीपल वांट टू कंज्यूम free of food free of pesticides and fertilizers or any sort of chemical that is being used on them. So conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides. ये जो अभी तक एग्रीकल्चर का ट्रेंड चल रहा था, जिस हिसाब से क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे, तो इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस किस पे होता था, आपके केमिकल्स पे, आपके फर्टिलाइजर्स पे. एंड टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स विच एंटर द फूड सप्लाई, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil and devour the natural ecosystem. तो आपका जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर था, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे एंड इसकी वजह से ओवरऑल एनवायरनमेंट को तो इम्पैक्ट आ ही आ रहा था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लाइफ स्टॉक भी अफेक्ट होता था, बिकॉज वो जो क्रॉप ग्रो हो रहा है, वो जो ग्रास ग्रो हो रही है, वो सब केमिकल इन्फ्यूज्ड है. आपके जो एनिमल्स हैं वो भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम देम जो ह्यूमंस है वो भी उनको कंज्यूम कर रहे हैं एंड दिस लेड टू अ लॉट ऑफ वाइड स्प्रेड डिजीजेस. ओके. सो आपकी जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी उसकी वजह से ओवरऑल एनवायरनमेंट पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे थे. सो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इवॉल्व टेक्नोलॉजी which are eco-friendly and are essential for sustainable development. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया. तो आप पहले इस इंट्रोडक्शन को लिख लीजिए. सो दिस बेसिकली टॉक्स कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इवॉल्व ही क्यों हुआ. सो आप पहले इसको नोट डाउन करो यहाँ पे. जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड नोट इट डाउन. Then you just note down this one. हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के टॉपिक पे अपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच इज़ बेसिकली व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ डज इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट आपकी बहुत ही परसिस्टेंट हो, कि इट्स नॉट अ टेम्पररी थिंग, इट मूव्स ऑन फॉर years. Okay, so organic farming is the form of agriculture that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost,
बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। सो ये उस तरह का एग्रीकल्चर का फॉर्म है जो कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करना चाहता। दे गो विद द नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे कि वो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज़ करेंगे, वो क्रॉपिंग रोटेशन यूज़ करेंगे, वो ग्रीन मैन्योर यूज़ करेंगे, वो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज़ करने की कोशिश करेंगे, यानी वो पेस्ट कंट्रोल विच इज़ फ्री ऑफ ऑल केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। सो ऑर्गेनिक इटसेल्फ का मतलब आप समझ लीजिए फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड विदाउट लीविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दी एनवायरमेंट। कि यानी जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है सो ये ओवरऑल आपकी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करती या आपके सॉइल की क्वालिटी को इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ कर रहे, हम कोई पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ कर रहे, हम कोई केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल है, दैट्स नेचुरल। ओके, so it is producing safe and healthy food crop without leaving any adverse impact on the environment. These methods avoid the use of synthetic chemicals, fertilizers and genetically modified organisms। कि ये कोई भी artificial form of crop production को use नहीं करता। They do not use any chemical fertilizers, they do not use any artificially genetically created organisms. So it means organic farming promotes sustainable development as it restores, maintains and enhances the ecological balance। कि ये जो है ये प्रमोट करता है ऑफ अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ऑफ अ सेफ फूड ग्रेन, इट रिस्टोर्स, मेंटेन्स एंड एनहांसेस योर ओवरऑल एनवायरमेंटल बैलेंस। द प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री and is produced in environmentally sustainable way. Since this sort of farming, it restrains itself from all pesticides and fertilizers. That is why this form of farming is a sustainable way. This form of farming is going to help us to sustain in the long run. क्यों? क्योंकि ये तरह की फार्मिंग हमारी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही, हमारे लाइफ स्टॉक को हार्म नहीं कर रही, हमारी ह्यूमन लाइफ्स को हार्म नहीं कर रही। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी बहुत ही सस्टेनेबल फार्मिंग है। तो आपको प्रॉबेबली 1 मार्कर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या वो आपको 1 मार्कर में ये भी पूछ सकते हैं व्हाई डू यू थिंक इकोनॉमिक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछेंगे, आप वहाँ पे 1 मार्कर में डेफिनेशन नहीं देंगे, आप सिर्फ इतना बताएंगे दैट इट हेल्प्स टू रीस्टोर, मेंटेन एंड एनहांस द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द एनवायरनमेंट पेस्टिसाइड फ्री एंड केमिकल फ्री। ओके, तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट आप ये आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नीचे का जो लास्ट पैराग्राफ है वो एक बार दिखा दूंगी। सो अब आप लास्ट पैराग्राफ को नोट डाउन कर सकते हैं। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो ये हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक बेसिक ब्रीफ डेफिनेशन पढ़ी। तो आपको जो 1 मार्कर्स आएंगे वो ऐसा नहीं है कि वो आपको आउट ऑफ द कोर्स देंगे या वो बहुत ही डिफ़िकल्ट 1 मार्कर्स देंगे। आपके 1 मार्कर्स भी आपके इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही अराइज होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से करें विद द पर्सपेक्टिव कि आपके इन लॉन्ग में से 3 मार्कर भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है और प्रॉबेबली 6 मार्कर भी आ सकता है। ओके, सो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, डेफिनेशंस पढ़े, तो उन डेफिनेशंस को अच्छे से याद करिएगा बिकॉज डेफिनेशंस भी आपकी 1 मार्कर में आ सकती हैं। एंड 1 मार्कर आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होंगे क्योंकि दैट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। आपको प्रॉबेबली एक वर्ड में आंसर देना होगा या आपको सिर्फ की पॉइंट में लिखना होगा, तो आपको 1 मार्कर के लिए मैक्स टू मैक्स ½ सेकेंड लगना चाहिए अटेम्प्ट करने में। So coming down to the next question, that is identify the benefits and limitations of organic farming।
कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या हैं। तो आपको ये पूरा इकट्ठा बेनिफिट्स और लिमिटेशन साथ में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको प्रॉबेबली 4 मार्कर में वो या तो सिर्फ बेनिफिट्स पूछ लेंगे या फिर सिर्फ लिमिटेशन पूछ लेंगे। दे कैन प्रॉबेबली गिव यू अ स्टेटमेंट ऑल्सो दैट डू यू थिंक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसएडवांटेजेस, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट। तो यहाँ पे आपको उन्हें बताना होगा दैट इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम ऑल द लिमिटेशंस, दैट यू डिसअग्री विद द स्टेटमेंट एंड देन यू विल हैव टू गिव आउट द लिमिटेशंस। तो आइए सबसे पहले बेनिफिट्स और लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सो द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, फर्स्ट, इकोनॉमिकल फार्मिंग. Organic farming offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, हमने ये पढ़ा था, high yield variety seeds, then chemical fertilizers, pesticides with locally produced organic cheaper inputs. तो सबसे पहला कि ये तरह की फार्मिंग एक तरह की सस्ती फार्मिंग है आपकी, कि अब आपको महंगे केमिकल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट परचेज वेरी हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स, क्योंकि ये जो फार्मिंग है ये आपके चीपर ऑर्गेनिक यानी नेचुरल सब्सटीट्यूट्स को यूज़ करेगी। सो अब जो केमिकल्स की इतनी हाई कॉस्ट आप पे करते थे, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, अब वो कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन सेकेंड पॉइंट, इट जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे आपकी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स भी आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सप्लाई करते हैं। जैसे आपका ऑर्गेनिक इंडिया एक ब्रांड है, ये ग्रीन टी सप्लाई करता है, सारे ऑर्गेनिक फूड ग्रेन सप्लाई करता है। देन देयर इज अनदर ब्रांड बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनिक तत्वा। इन लोगों का भी कॉन्सेप्ट सेम है कि ये विदाउट केमिकल सारा फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस हो रहा है, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ, तो वो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या केमिकल वाले फूड ग्रेन्स नहीं यूज़ करना चाहते। सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स द organic farming. So it generates income through international exports as demand for organically grown crops is on a rise, because people are becoming conscious, they do not want to consume any chemically infused food grains. Okay, so it provides healthy food. It provides healthy food, or as organically grown food has more nutritional value than food grown through chemical farming. क्योंकि जब आपके केमिकल्स यूज़ होते हैं ना, तो आपके फूड ग्रेन की ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो भी कम हो जाती है। जब आपका फूड ग्रेन नेचुरली प्रोड्यूस होएगा, जब आप उसमें सारे नेचुरल इनपुट्स डालोगे, ऑर्गेनिक इनपुट्स डालोगे, तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो उतनी ही रहेगी या ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट विल नॉट डिप्लीट तब होती है जब आप केमिकल्स यूज़ करते हो उनके प्रोडक्शन में। तो आपका थर्ड पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड्स हेल्दी food. So first point was economical farming, second point आपकी exports, third point आपका healthy food, fourth point it provides a source of employment. Organic farming generates more employment opportunities as it is a labor intensive फार्मिंग। तो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। पहले आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो आपके एडवांटेजेस के हैं, फिर हम उसके बाद एडवांटेज का एक और पॉइंट रह गया है वो डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट पेज पे है। सो आप पहले एक बार वीडियो पॉज करो, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन एंड द फर्स्ट पॉइंट एंड देन आई विल शो यू द नेक्स्ट पॉइंट्स। सो पॉज एंड नोट। Then this is your second and the third point, so just pause and note. Then this is your fourth point, pause and note. Then we come down to the fifth point, which is a very basic one, that organic farming helps in keeping the environment safe. Okay, so the produce of organic farming is pesticide free and chemical free and is produced in environmentally sustainable way. तो आपकी इससे ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो
so it helps in keeping a safety of the environment. तो सबसे पहला कौन सा, हम फटाफट एक बार इन पॉइंट्स को क्लास में ही लर्न करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला पॉइंट था कि ये इकोनॉमिकल है, ये सस्ती है बाकी कन्वेंशनल फार्मिंग से, सो इट इज़ इकोनॉमिकल. Second, it helps in the promotion of export of organic products because the international demand for organic product is increasing. Then third point, it provides healthy food. Then your fourth point, it provides a source of employment क्योंकि organic farming is a labor intensive farming, यहाँ पे लेबर की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी. And then fifth point is it helps in keeping the environment safe. Okay. Then we come down to the limitations of organic farming. So सबसे पहला क्या है, it is less popular, कि अभी जो है ये organic farming का ट्रेंड, ये टेक्निक, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंक्रीजिंग स्टेज पे है. अभी लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, एंड जो पता भी है वो बहुत ही ज़्यादा एलीट क्लास को प्रॉबेबली पता होगा, एंड दे वांट टू कंज्यूम इट. एंड जनरली देखेंगे आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं मार्केट में. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स टू बी पॉपुलराइज्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस on the part of farmers for adoption of new technology. There is a serious need for an appropriate agriculture policy to promote organic farming. कि अभी विलेजेस में फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक पता ही नहीं है. अगर उन्हें पता भी है तो उन्हें इस टेक्निक के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इसे यूटिलाइज कैसे करें, क्रॉप्स को प्रोड्यूस कैसे करें. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक जो है इसका ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, एंड इट शुड बी मेड फेमस, इट शुड बी मेड पॉपुलराइज अमंग ऑल द farmers. So first point of limitation is that it is less popular. Then second, lack of infrastructure and marketing facilities. कि organic farming faces a problem of inadequate infrastructure and marketing facility. कि अब lately होने लग गया है कि आपके organic products का promotion हो रहा है because big multinational, big companies are coming up with organic goods. But जब ये initially technique आ रही थी तो ये organic farming का concept उतना popularize नहीं हो पा रहा था because इसकी advertisement नहीं हो रही थी, लोगों को benefits नहीं बताए जा रहे थे, एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं थी ऑर्गेनिक गुड्स को प्रोड्यूस करने की. तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़. देन थर्ड पॉइंट, लो यील्ड. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ अ लेसर यील्ड इन द इनिशियल ईयर्स as compared to the modern agriculture farming. As a result, small and marginal farmers find it difficult to adopt the large scale production. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की यील्ड जो है वो बाकी क्रॉप्स के कंपैरिजन में लो थी, तो फार्मर्स को इसमें कुछ इंसेंटिव नहीं दिख रहा था कि हम इतना क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसका आउटपुट जो है वो लेस आ रहा है. सो उन्हें इसमें इंसेंटिव नहीं ज़्यादा लग रहा था, एंड दे वर फिक्सिंग देमसेल्व्स टू द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ओनली. देन शॉर्टर फूड लाइफ, की जो ऑर्गेनिक गुड्स होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है, उनका जो शेल्फ लाइफ होता है वो बहुत कम होता है. तो इसलिए ऑर्गेनिक गुड्स को आप जितना जल्दी सेल ऑफ करोगे उतना बेटर है, बिकॉज इनकी शेल्फ लाइफ यानी इनका एक्सपायरी पीरियड जो है वो बहुत कम होता है. सो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज़ अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ एज कम्पेयर टू द स्प्रेड प्रोड्यूस, क्योंकि जो आपके दूसरे प्रोड्यूस होते थे उसमें केमिकल्स यूज़ होते थे, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे, प्रेजर्वेटिव्स यूज़ होते थे, तो उनकी शेल्फ लाइफ जो थी वो ज़्यादा होती थी. और जो ऑर्गेनिक गुड्स हैं, सिंस इनमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स ही नहीं है, तो इसीलिए ये नेचुरली ग्रोन है एंड इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली कम है. देन limited choice of crops. The choice in the production of off-season crop is limited in organic farming. कि जो crops आप produce करोगे उसका variety, उसका choice जो था वो बहुत limited था. तो आइए फटाफट एक बार limitations के point को revise करते हैं. सबसे पहला क्या था, it is less popular. Then second one was that it lacks infrastructure and marketing facilities. Third one was that it has a low yield. Fourth one, shorter food life. And fifth one is limited choice of crop. तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक और बार इसकी लिमिटेशन के पॉइंट्स को रिपीट करेंगे. So just pause the video here and note down your first and second point.
Note down the third, fourth and the fifth point. ओके तो आइए फटाफट एक बार इसके सिर्फ पॉइंट्स की बात करेंगे. फर्स्ट वन वाज दैट इट इज़ लेस पॉपुलर. सेकेंड वन, इट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी. थर्ड वन इज दैट इट गिव्स आउट लो यील्ड. फोर्थ वन, दे हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ यानी उनकी शॉर्टर एक्सपायरी पीरियड होता है. एंड द फिफ्थ वन वाज इट हैज़ अ लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप. तो ये आपके थे बेनिफिट्स और आपके लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. हमारा एक लास्ट जो इसमें टॉपिक है, हमें इवैल्यूएट करना है ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को. कि हमने जो ये चैप्टर पढ़ा इसमें हमने मेजरली पढ़ा जो क्रेडिट सिस्टम्स होते थे, देन आपने पढ़ा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में, फिर उसके बाद आपने डिस्कस किया डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्प आउट करता है और आप क्रॉपिंग सिस्टम में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में. उसके बाद आपने पढ़ा कि आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिसमें आपकी 5 एक्टिविटीज़ आती थी. एंड लास्ट में आपने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बात करता है इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट की. So some of the changes which need to be taken for the development of rural sector are outlined below. पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन. कि अभी जो है फार्मर्स को पता है कि इवन द डाइवर्सिफिकेशन इज गोना हेल्प देम, बट वो डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते अपना क्रॉप बिकॉज प्रॉबेबली दे डू नॉट वांट टू रिस्क देम बिटवीन द टू क्रॉप्स. सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. So there is a need to make the rural areas more vibrant through diversification into dairying, poultry, fisheries, vegetable and fruits. कि जो non farm activities हमने पढ़ी, that is animal husbandry, dairy, horticulture, fisheries and IT. इन 5 एक्टिविटीज़ को विलेजेस में पॉपुलराइज करो. टेल फार्मर्स टू एक्सप्लोर आउट दीज एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद देयर नॉर्मल प्रोडक्शन, ताकि डाइवर्सिफाई करें वो अपने ऑपरेशंस को एंड देयर पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज एंड दे एलिवेट द पॉवर्टी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, मोर फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन. सेकेंड पॉइंट, रूरल एंड अर्बन लिंकेज. Effort should be made to link up the rural population centers with the urban and foreign markets to realize higher returns on the investment for the products. कि आपके जो फार्मर्स हैं उनको ज़रूरत है लिंक करने की डायरेक्टली अर्बन मार्केट से या फिर एक्सपोर्ट मार्केट से, बिकॉज जब मिडिल मैन बीच में आ जाता है तो फार्मर्स के हाथ में जो रिटर्न जाती है वो बहुत ही कम जाती है. सो इसीलिए देयर इज़ अ नीड दैट यू डायरेक्टली लिंक योर रूरल सेक्टर to your urban markets and to the export houses also. So first point was stress on diversification, second rural and urban linkage. Then third point is better facilities. So proper efforts should be made to develop what the infrastructure elements like credit and marketing, stage agricultural departments, farmer friendly agriculture policy, constant appraisal and dialogue between the farmer group. So you need to provide them with better facilities in terms of the infrastructure also, in terms of agriculture departments and their support also, in terms of more government policies and the linkage between the farmer groups. Okay. So third point was better facilities. Then fourth point, more emphasis on sustainable development, that is procure alternate source of eco-friendly goods and eco-friendly methods that lead to a sustainable development. यानी कि ऐसे methods उठाओ जो environment को harm ना करे, जो livestock को harm ना करे. Okay. So you just note down these 4 points of evaluation and then we'll proceed forward. So just pause the video, note down the first one. Then pause the video, note down the second one. Now the third and the fourth point. So just note it down first.
ओके सो यहाँ पे हमने आपके सारे टॉपिक को और सारे चैप्टर को कवर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। एक बार हम एनसीईआरटी खोलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया है तो वो हम अभी क्लास में कवर कर लेंगे। सो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी एंड कम डाउन टू द बैक क्वेश्चंस। सो आइए बैक एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, बिकॉज आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एनसीईआरटी खोल के ही आपका पेपर बनाएगा। सो ही प्रॉबेबली फॉर 6 मार्कर्स और अ फ्यू 1 मार्कर्स ही इज गोना रेफर टू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट द की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट। ये हमने अपने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में कवर कर लिया है। दिस वॉज योर बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, कि फार्मर जब क्रॉप को सो करता है और उसको रीप करता है, उसके बीच का टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू कवर दैट टाइम गैप, उस टाइम गैप में मॉनेटरी इनफ्लो के लिए आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सो सेकेंड क्वेश्चन को हम अपने नोट्स के थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, माइक्रो क्रेडिट मतलब आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही। ओके, सो कहीं पे अगर आपको टर्म डिफरेंट यूज़ हुई, आपको माइक्रो क्रेडिट यूज़ हुआ, तो ये मत समझना हमने टॉपिक कवर नहीं किया, हम ऑलरेडी इसे कवर कर चुके हैं। यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। So explain the role of microcredit in meeting the credit requirement of the poor. तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन नंबर 7 को रेफर करेंगे, जहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स की बात करी है। उसमें आपका पॉइंट नंबर 7 विच टॉक्स अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आप उस पॉइंट को उठाएंगे। देन एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट्स। तो इसमें आपके वो सारे मेजर्स जहाँ पे गवर्नमेंट क्रिएट्स अ रेगुलेटेड मार्केट, इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, देन द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज ऑल्सो, जैसे मिनिमम प्राइसिंग पॉलिसी, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपके वो पॉइंट्स आएंगे। तो इसके लिए आप रेफर करेंगे अपने नोट्स के क्वेश्चन नंबर 11 को। ओके, आप अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ लिखते जाइए, रेफर क्वेश्चन नंबर दिस ऑफ द नोट्स। आपको ये बाद में नहीं याद रहेगा एंड आपको ट्रैक करने में प्रॉब्लम होएगी। सो व्हाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन असेंशियल, हम ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कर चुके हैं। सबसे पहला टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, और सेकेंड टू एलिवेट पॉवर्टी एंड रिड्यूस डाउन द रिस्क। ओके, सो रेफर क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर नोट्स। तो आप एक बार यहाँ पे ये क्वेश्चंस फिर से देख लीजिए एंड इसको अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो कमिंग डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी, critically evaluate the role of rural banking system in the process of rural development। तो ये आप अपने नोट्स के क्वेश्चन नंबर 8 को रेफर करेंगे, जहाँ पे हमने उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये सेम वही मार्केटिंग की डेफिनेशन इन रिलेशन टू दी एग्रीकल्चर गुड्स। देन मेंशन सम ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब हिंडरेंसेस या कुछ जो आपके रुकावटें होती हैं, दैट हिंडर द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इसके लिए आप रेफर करोगे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 10 को। देन व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव चैनल अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अलावा जो ऑल्टरनेटिव चैनल हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आपका था ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, और उसके बाद आपका था अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल्स, की बहुत सारी कंपनीज अब डायरेक्टली फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनके फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना चाहती है एट द फिक्स्ड प्राइस। ओके, तो ये आप रेफर करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन, इस क्वेश्चन को अभी आप मार्क करके छोड़ दो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। Then do you think various measures taken by the government to improve agricultural marketing are sufficient? इसमें फिर से आपका वही वाले मेजर्स आएंगे। पहले तो आप आंसर करेंगे डू यू थिंक दैट, सो आप लिखेंगे येस वी अग्री टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट मेजर्स विच हैव बीन टेकन टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल मार्केट्स आर
फिर आपके वही पॉइंट्स रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, देन कोऑपरेटिव मार्केट, योर डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी. सो यू रेफर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द नोट्स अगेन. Then explain the role of non-farm employment in promoting rural diversification. तो आपको इसमें वो जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ वाला आपने क्वेश्चन किया था, जहाँ आप नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, आपकी 5 मेजर एक्टिविटीज़ जो थी उसके बारे में बात करेंगे. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर नोट्स. ओके. Then bring out the importance of animal husbandry, fisheries and horticulture as a source of diversification. ये भी आप अपने क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं, तो आपने 3 अलग अलग क्वेश्चंस में किया है. तो जब आप ऐसा क्वेश्चन वो 6 मार्कर में दे सकते हैं, जब वो ऐसा क्वेश्चन देंगे तो आपको बहुत ही ब्रीफ नोट्स लिखने होंगे. तो मैंने आपको मेजर पॉइंट्स तो लिखवा दिए थे, आप उसमें से ब्रीफ नोट्स पिक करेंगे. ओके. Then your 14th question, which is information technology plays a very significant role in achieving the sustainable development and food security. ये क्वेश्चन हम एज इट इज कवर कर चुके हैं. रेफर क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ योर नोट्स. ओके. देन व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ डज इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये भी क्वेश्चन हम अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में कवर कर चुके हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ द नोट्स. Then identify the benefits and limitations of organic farming. Organic farming की limitation benefits अभी हमने last question अपना discuss किया. That is question number 28. Then enlist some problem faced by the farmers during the initial years of organic farming. तो ये question आप अभी अपनी notebook में लिखेंगे. तो आप लोग प्लीज़ अपनी notebook में एक और additional question mark करिए and then just write down the answer. So just write down the answer for your question number 17 of NCERT. So some of the problems faced by the farmers, during the initial year of organic farming, और सबसे पहला पॉइंट लिखिए. जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. इन द इनिशियल ईयर्स is it visible? Yeah. In the initial years, organic farming has lesser yield as compared to modern agriculture, As a result, small and marginal farmers find it difficult to adopt to large scale production of organic goods. Okay. Then your second point, organic farming faces problem of inadequate infrastructure and marketing facilities. So इसमें बेसिकली हम हमारी लिमिटेशन की ही बात कर रहे हैं.
बट हमने उस आंसर को थोड़े से अलग वे से मोल्ड करना है. ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू लिमिटेशंस ओनली, बट वी आर प्रेजेंटिंग द आंसर इन अ डिफरेंट फॉर्म. देन थर्ड पॉइंट, organic products have a shorter shelf life as compared to sprayed products. Okay, then fourth point, the choice in production of off-season crops is quite limited. तो आप देख सकते हैं उन्होंने आपके लिमिटेशन वाले ही पॉइंट्स के क्वेश्चन को किस फॉर्म में मोल्ड कर दिया. उन्होंने कहा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय द फार्मर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो इसमें आप अपनी लिमिटेशंस के पॉइंट्स को लिखेंगे. यू नीड नॉट एक्सप्लेन इट, आप बस उसके की पॉइंट्स को लिख रहे हैं. ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है. अगर आपको नहीं भी नोट डाउन करना है, सो जस्ट नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट एंड देन यू कैन रेफर टू द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो आज की क्लास में हम हमारे ये चैप्टर का हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं. सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले आप लोगों के लिए ये चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नेक्स्ट क्लास आपके लिए बिल्कुल ही वेस्ट जाएगी. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर अगेन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पूरे चैप्टर की समरी लिखेंगे जैसे हमने लास्ट चैप्टर की लिखी. आई विल गिव यू द मेजर हेडिंग्स एंड देन आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे. तो हम इस तरीके से क्लास में ही एक समरी बना लेंगे एंड आई एम होपिंग कि आप समरी की अलग नोटबुक बना रहे होंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम में पढ़ते हुए जाएं तो आप एंड में बस समरी से की पॉइंट्स ही पढ़ लेना. एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में हमारे 1 मार्कर्स करेंगे. सो इनिशियल 5 to 10 मिनट्स मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर्स ऑन योर ओन. सो दीज आर नॉट वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन, इट्स गोना बी 1 मार्कर्स. तो आपके सारे चैप्टर के 1 मार्कर्स भी कवर हो जाएंगे एंड आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है, आपको कितना रिटेन हुआ है. तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग प्लीज़ पूरा रिवाइज करके आइएगा, ताकि हमारा ये समरी और जो 1 मार्कर का रिविजन है ये बहुत ही एफिशिएंट आउटपुट देगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हम आज के चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट लेक्चर लेंगे जो कि हमारी समरी होगी और हमारे 1 मार्कर्स का डिस्कशन होगा. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. थैंक यू सो मच.